हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर रिवाइज करने वाले स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पूरा वन शॉट मैनर में। अगर आपको इसका थोड़ा और डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो आई बटन में लिंक दिख रहा रहेगा। उसमें मैंने लगभग 3.5 घंटों में पूरा चैप्टर कवर किया है, विथ कॉन्सेप्चुअल, विथ एग्जाम ओरिएंटेड, विथ आईसीआई कीवर्ड्स। पर उसमें थोड़ा स्पीड मेरा स्लो था एंड हाफ एन आवर का ब्रेक भी दिया था, तो इफेक्टिव वो 3 घंटे का वीडियो है। इस वीडियो का एजेंडा ये है कि 1.5 से 2 घंटे में मैक्सिमम हम ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले। तो दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम यूजर्स, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली स्पीड पूरा होता है। हालांकि मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी दे दूंगा, पर यहाँ पे अपना कंपैरेटिवली स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहेगा। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको एसएम पता होगा तो आप क्या करते हो, डे वन पे एज ए ऑर्गेनाइजेशन एक विजन रखते हो कि आपको एग्जैक्टली फ्यूचर में बनना क्या है। फिर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी आप करते हो मिशन, यानी कि आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज। फिर आप इसमें गोल्स बनाते हो। जितना आप गोल्स को अचीव कर लेंगे, मतलब आप विजन तक पहुंचते हो। इसलिए कहा जाता है कि मिशन इज अ की ऑफ सक्सेस। तो गोल्स आपके बनते हैं बेटा लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ओके, मान लो आपका विजन है आज के 50 साल बाद, तो आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा 2 to 5 years। ठीक है, से 0 to 5 years। देन मीडियम टर्म आपका होगा 5 to 10 years में आपको क्या करना है। ठीक है, चलो बढ़ा देते थोड़ा, 5 to 20 years लेते, एंड ग्रेटर देन 20 years। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लेंगे, मतलब आप मिड टर्म के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। मिड टर्म अगर आपने अचीव कर लिया तो आप लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर लेंगे। लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर लिया मतलब आप आपके विजन तक पहुंच जाएंगे। एंड इसको भी आप और थोड़ा कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक तरीके से मेजर करते हो वाया ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब ये सब करते वक्त बेटा आप दो चीजें एडिशनल और करते हो। आप करते हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का आपके ऊपर इम्पैक्ट है, पर ये आपके कंट्रोल से बाहर है। आप इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, तो लॉ का इम्पैक्ट आपके ऊपर है। चेंजेस इन लिबरल पॉलिसी, चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसी आपके बिजनेस के डिसीजन को जरूर इम्पैक्ट करेगा। एंड एक होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, जो आपके कंट्रोल के अंदर होता है काफी हद तक, क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के विद इन चलता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीजें, एम्प्लॉय वर्क स्ट्रक्चर, आपके वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल, आपके एथिक्स, आपके सप्लायर्स, ये सारा आता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में। तो आप इंटरनल एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, आपको मिलता है कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, खुद की वीकनेस क्या है। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करके आप अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स ढूंढते हो। Then based on opportunity and threats and your collectively strength and weakness plus आपका जो भी विजन है, उस हिसाब से आपके पास अलग अलग स्ट्रैटेजी का चॉइस होता है, जैसे स्टेबिलिटी, एक्सपांशन एंड रिट्रेंचमेंट। आपको जो बेस्ट सुटेड हो ना, वो स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करते हो। अगर मैं रिलायंस की बात करता हूं तो रिलायंस एक्सपांशन पे एक्सपांशन करता है, लेकिन अगर मैं अडानी की बात करता हूं तो अडानी भी एक्सपांशन ही करता है। लेकिन अगर मैं सेल की बात करता हूं, है ना, तो वो अभी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे है। अगर मैं बीएसएनएल की बात करता हूं तो वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी यूज करता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स के हिसाब से, प्लस अपने मैनेजमेंट के कंपेटेंस एंड कैरेक्टर के हिसाब से जो आइडियली सूट हो वो स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता है। तो यही हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, दैट इज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, कि जो आपने प्रोसेस में विजन सेट कर लिया है, आप मिशन को भी फॉलो कर रहे हो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको ओटी पता है, इंटरनल एनवायरनमेंट से आपको स्ट्रेंथ वीकनेस पता है। अभी बेस्ड ऑन दिस आपने कौन सा स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करना चाहिए, ये अलग अलग स्ट्रैटेजी के ऑप्शन हमको स्ट्रैटेजिक चॉइसेस चैप्टर में दिए हुए। तो आइए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते। अगर मैं स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की बात करूं तो आईसीआई ने इसको दो हिस्सों में तोड़ा है। एक तो आपका हिस्सा है पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल। ठीक है, इसमें अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। जैसे आपके सिलेबस में 4 मैट्रिक्स है। एक है आपका एंसॉफ, जो एक 2x2 मैट्रिक्स है। एंड ये प्रोडक्ट एंड मार्केट को स्कैन करता है, आपके बिजनेस के प्रोडक्ट एंड आप जिस मार्केट में हो उसको स्कैन करता है। देन एक आता है बेटा ADL, दैट इज अर्थर दी लिटिल,
ये 5/4 मैट्रिक्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव पोजीशन को प्लस इंडस्ट्री के लाइफ स्टेज को कंपेयर करता है एंड अकॉर्डिंगली आपको कैटेगराइज करता है। एक आता है आपका बीसीजी, दैट इज बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, 2/2 मैट्रिक्स है जिसको आप काउ डॉग मेटाफोर्स भी बोलते हो। ये क्या करता है कि आपके मार्केट शेयर एंड व्हाट वी से मार्केट ग्रोथ रेट को कंपेयर करता है एंड आपको हाई या लो में क्लासिफाई करता है। देन एक मैट्रिक्स है जीई जो जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी ने बनाया इन एसोसिएशन विद मैकेंजी एंड कंपनी, जो एक 3/3 मैट्रिक्स है। ये क्या करता है कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ को कंसीडर करता है एंड आपको हाई मीडियम लो में क्लासिफाई करके देता है एंड आपको फिर डिसीजंस बोलता है। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। एंड एक है आपका दूसरा सेक्शन दैट इज ग्रैंड स्ट्रेटेजी, और जिसको आप बोलते हो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी क्योंकि आपको डायरेक्शंस देती है, या जेनरिक स्ट्रेटेजी या ब्रॉड स्ट्रेटेजी। क्या नाम बोला, एक तो ग्रैंड स्ट्रेटेजी काफी बड़ी, डायरेक्शनल आपको डायरेक्शन देती है, जेनरिक मतलब हर कोई लगभग यही लगाता है, एंड ब्रॉड मतलब काफी ज्यादा वास्ट होती है। तो इसमें आता है आपका स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एटर्नल लिमिटेड हूं, दीपेंद्र गोयल हूं एंड आई एम सीईओ ऑफ एटर्नल लिमिटेड, ठीक है, एंड मैंने अक्वायर करा है जोमेटो को, मैंने अक्वायर किया है डिस्ट्रिक्ट को, मैंने अक्वायर किया है ऐसे ब्लिंकिट को, एंड अब मैं अक्वायर करने जा रहा हूं एयरलाइंस। मान लो ऐसा कुछ समझा कि डिस्ट्रिक्ट इतना अच्छे से नहीं चल रहा है, तो मैं इसको डाइवेस्ट कर देता हूं, मतलब इसको डायरेक्टली बंद कर देता हूं। इसको बोलते हैं आप स्ट्रेटेजी एग्जिट, ठीक है। मान लो जोमेटो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है तो मैं इसको और एक्सपांड करता हूं, ठीक है। ब्लिंकिट अच्छा खासा चल रहा है पर अभी व्हाट वी से मार्केट काफी या एनवायरनमेंट काफी स्टेबल है, तो मैं इसको स्टेबलाइज करता हूं यानी कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी यूज करता हूं। एंड से एयरलाइन को भी मैंने अभी एक्सपांशन में रखा है। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जब अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग एसबीयू में अलग अलग स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहा हूं, तो ऐसे कहा जाता है कि मैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं। तो कॉम्बिनेशन पे आईसीआई के रिलेटेड कोई डेटा नहीं है, तो कॉम्बिनेशन आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना होता है स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, जिसको आप प्यार से स्ट्रैटेजी एग्जिट भी बोलते हो, जिसमें आता है एक तो आपका टर्न अराउंड, आपका आता है एक डाइवेस्टमेंट एंड एक आता है आपका लिक्विडिएशन। डाइवेस्टमेंट में मैंने बोला कि अगर एटर्नल लिमिटेड के एक एसबीयू को बंद किया तो उसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट, लेकिन अगर सारे एसबीयू कलेक्टिवली बंद हो गए तो पूरा एटर्नल लिमिटेड ही वैनिश हो जाएगा, इसको आप बोलते हो लिक्विडिएशन, मतलब आप कंपनी को एंड कर रहे हो। एंड टर्न अराउंड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब भी कुछ नेगेटिव इंडिकेटर्स मिल रहे हैं बिजनेस में, फॉर एग्जांपल नेगेटिव कैश फ्लो है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज अनकॉम्पिटिटिव है, आपके पास ज्यादा स्टाफ है, सैलरी देने के पैसे नहीं है, तब आप क्या करते हो, आप रीस्ट्रक्चर करते हो बिजनेस को, सो दैट इंटरनली आप इसको व्हाट वी से रेक्टिफाई कर सके। तो आप पहले रिवाइवल देखते हो, अगर टर्न अराउंड फेल हुआ तो आप डाइवेस्ट का सोचते हो, तो डायरेक्टली बंद नहीं करते आप, पहले उसको एक मौका देते हो सुधरने का या उसको रिवाइव करने का। तो यही चैप्टर का ओवरव्यू दिया है मैंने अब तक, आई होप आपको समझा होगा। तो अभी मेरा अप्रोच कैसा रहेगा, जो 3 घंटे का डिटेल्ड रिवीजन वीडियो है उसमें मैंने पहले पीएएम कवर कराया था, पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल, अभी भी मैं उसके साथ ही बढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा स्पीड रहेगा कंपैरेटिवली फास्टर। तो हम देख रहे हैं बेटा पोर्टफोलियो, ठीक है, एनालिसिस मॉडल। नाम में ही है कि ऐसे मॉडल जो आपके पोर्टफोलियो का एनालिसिस करके दे। तो इसमें सबसे पहला आता है एंसॉफ, जो वाई एक्सिस पे लेता है मार्केट एंड एक्स एक्सिस पे लेता है बेटा प्रोडक्ट्स। अब आपको एक कॉन्सेप्चुअल चेक दे दूं कि आपका इंडस्ट्री होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक होती ऑडियो इंडस्ट्री जहां पे अलग अलग कॉम्पिटिटर से बोट, सोनी, जेबीएल, फिलिप्स एक्सेट्रा, एंड एक होता है मार्केट कि ये कौन से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, कि जैसे इंडिया एक मार्केट हो गया, यूएसए एक मार्केट हो गया, यूरोप एक मार्केट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो आप वाई एक्सिस पे कंसिडर कर रहे हो मार्केट एंड एक्स एक्सिस पे आप करते हो प्रोडक्ट। तो मैं काम करता हूँ, बोट का एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो आइए अपन ये ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस मतलब मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वाई मतलब वर्टिकल। तो वाई पे मैं ले रहा हूं मार्केट्स। तो मेरा मार्केट्स एक तो एग्जिस्टिंग मार्केट है या न्यू मार्केट है। देन प्रोडक्ट्स है मेरे पास, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट से न्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देता हूं सो दैट अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। अभी बेटा ये बॉक्स क्या है, ये है एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो इसको आप बोलते हो मार्केट पेनेट्रेशन। मतलब आप आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में और ज्यादा सेल करने का ट्राई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं बोटू, तो मैंने हेडफोन में सीएसके का थीम इंस्टॉल कर दिया सो दैट क्रिकेट लवर्स अट्रैक्ट हो जाए एंड मेरा हेडफोन और ज्यादा बिके। तो मैं यहाँ पे कोई सब्सटैंशियल चेंजेस नहीं कर रहा हूं, मैं माइनर चेंजेस कर रहा हूं सो दैट ज्यादा सेल्स बढ़े एंड मैं एडवर्टाइजमेंट पे काफी ज्यादा स्पेंड करता हूं। इसमें सिर्फ पूरा गेम एडवर्टाइजमेंट का होता है। देन ये जो बॉक्स है मेरा, ये है एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट, यानी कि मैं इंडियन मार्केट में पहले हेडफोन्स बेचता था, अभी मैं स्मार्ट वॉचेस लेके आया हूं। अब स्मार्ट वॉचेस आने से क्या हो जाएगा कि जो पहले ऐसे कस्टमर है जो मेरे पास नहीं आते थे, अब स्मार्ट वॉचेस की वजह से मेरे पास न्यू कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। पहले हम कॉन्सेप्चुअली इसको डिराइव करेंगे, फिर मैं आपको कीवर्ड्स पे लेके जाऊंगा। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास न्यू मार्केट है पर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब मैं बोट हूं एंड मैं जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचता था अभी मैं वो यूएसए के मार्केट में बेच रहा हूँ। क्या यूएसए में मैं अगर जाऊंगा तो क्या मेरा प्राइसिंग पॉलिसी चेंज हो जाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि इंडिया में जो डेटा था वो अलग था, इंडिया की इकोनॉमी अलग है, इंडिया में मैक्सिमम 2000 तक हेडफोन लोग लेते, लेकिन यूएसए में कंपैरेटिवली थोड़ा सा और मैं प्राइसेस बढ़ा सकता हूं, तो मेरी प्राइसिंग पॉलिसी चेंज हो जाती है। एंड मैं जब न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में लेके जाऊं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बोट हूं, मैं अभी एयर क्लिप्स के टेक्नोलॉजी में आ रहा हूं जिसमें सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन होता है प्रोडक्ट का, पूरा प्लांट अलग लगता है, से पूरा टेक्नोलॉजी अलग लगता है एंड उसके लिए मार्केट भी है, फॉर एग्जांपल रशिया। तो मार्केट भी नया एंड प्रोडक्ट भी नया, ये तब करते आप जब आपके एनवायरमेंट में काफी अनसर्टेनिटी, तो ये हो जाता है आपका बैकअप प्लान। तो इसी के साथ एंसॉफ मैट्रिक्स अपना पूरा हो गया, कीवर्ड्स पे फटाफट जाएंगे एंड इसको कंप्लीट करेंगे। अगर मैं एंसॉफ की बात करता हूं तो मार्केट पेनिट्रेशन आप क्या करते हो, मतलब आप आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का यूसेज बढ़ाने को देखते हो विदाउट सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन। आपका कीवर्ड है क्या? सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन। आप कैसे करेंगे? आप सेल्स ज्यादा बढ़ाएंगे, इसको आपको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। अगर बोट ने चेन्नई सुपर किंग्स के थीम का हेडफोन लाया है तो उनको एमएस धोनी को हायर करना पड़ेगा, सीएस की टीम को हायर करना पड़ेगा, विसल पोडू की एड बनाना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इससे क्या होगा कि जो प्रीवियसली कस्टमर आपके पास से नहीं लेते थे, मतलब जो हेडफोन ही नहीं पहनते थे, अब वो भी सीएसके के फैन है, तो एज अ मेमोरी वो आपके हेडफोन्स लेंगे। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो, मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट में आपने नया प्रोडक्ट लाया, मतलब आप बोट हो एंड आपने स्मार्ट वॉच लाया, तो क्या किया आपने? नया कंपेटेंसी क्रिएट किया एंड आपने नए कस्टमर को अट्रैक्ट किया, पूरे नए। देन आप आपके इंडियन प्रोडक्ट्स को यूएसए के मार्केट में बेचने जा रहे हो, मतलब आपने किया मार्केट डेवलपमेंट। मतलब आप कैसे करेंगे? जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, जैसे सेल चैनल, सर्विस चैनल, क्योंकि अगर मैं इंडिया में बेच रहा हूँ अमेजोन से, नॉट नेसेसरी कि यूएसए में भी अमेजोन से ज्यादा बिकेगा, वहां पे ईबे चलता है तो मैं ईबे पे जाना पड़ेगा। तो मुझे आइडियली मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज करना पड़ेगा, मुझे प्राइसिंग पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन कंट्री। डाइवर्सिफिकेशन में मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे बिजनेस में एंटर कर रहा हूं, ऐसे मार्केट में एंटर कर रहा हूं, ऐसे प्रोडक्ट के साथ जिसमें मेरे एग्जिस्टिंग वन से ज्यादा कोई लिंक नहीं है। एयर क्लिप्स भी आता है ऑडियो के टेक्नोलॉजी में, पर वो काफी सब्सटेंशियली डिफर हो जाता है क्योंकि पूरा आर एंड डी अलग लगता है, टेक्नोलॉजी अलग लगता है, प्रोसेसिंग प्लांट अलग लगता है।
या आप तब करते हो जब आपका मार्केट आपको पूरा सैचुरेटेड लगता है, यानी कि बोर्ड को लगता है यार करंट मार्केट में, इंडियन मार्केट में ऑडियो में बहुत ज्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं एंड बहुत ज्यादा तगड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, मे बी अभी तो अच्छा चल रहा है, फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो इसी के साथ आपका एंसॉफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाता है। आई होप अपन एक अच्छी खासी स्पीड में कवर कर रहे हैं। यस। देन बेटा उसके बाद आपका आता है एक एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल मैट्रिक्स यानी कि अर्थर दी लिटिल। तो ये दो चीजें कंसीडर करता है, एक तो आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, ठीक है, एंड एक आपका इंडस्ट्री का क्या स्टेज चल रहा है। एक छोटा सा कंसेप्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, उससे ही एक कंसेप्ट लिंक हो जाता है कि आप देर आर 4 सक्सेसिव स्टेजेस इन अ बिजनेस। एक तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में होते हो, फिर आप ग्रो करते हो, देन आप हो जाते हो स्टेबल, मैच्योरिटी, एंड देन आपकी फर्म या इंडस्ट्री करती है डिक्लाइन। अभी इंट्रोडक्शन को मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम्ब्रॉयनिक, मतलब क्या कि आप जस्ट मार्केट की स्टेज चालू हुई है। देन एक आती आपकी ग्रोथ फेज। देन एक टाइम के बाद बहुत ग्रो करने के बाद इंडस्ट्री मैच्योर हो जाती है एंड फिर वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद डिक्लाइन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आईपॉड्स इंडस्ट्री की बात करूं, तो 2008 में जब नया नया आईपॉड्स आया था, तो वो काफी हद तक ग्रो किया था 2012 तक। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और प्रोडक्ट्स आते गए, तो वो फिर एक टाइम पे इतना ग्रो नहीं कर रहा था, तो 2012 से लेके मान लो 2018 तक वो स्टेबल रहा। एंड अभी ज्यादा तो आईपोड्स दिखते भी नहीं है, वो बेचना ही बंद हो गए, तो वो अभी हो गया डिक्लाइन। तो इसी के साथ यहाँ पे आपके पास इंडस्ट्री स्टेजेस है, एक तो आपका एम्ब्रॉयनिक, जिसको आप बोलते हो इंट्रोडक्शन, पर टेक्निकल वर्ड है एम्ब्रॉयनिक। देन एक है बेटा आपका ग्रोथ, एक है आपका मैच्योर, है ना, एंड एक है आपका डिक्लाइन, जिसको आप बोलते हो एजिंग। यहाँ पे है टेक्निकल कीवर्ड एजिंग। एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, तो सबसे ऊपर पोजीशन होती है डोमिनेंट, मतलब आप डोमिनेंट हो। देन उसके बाद है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद है फेवरेबल, उसके बाद है टीनेबल, एंड उसके बाद है वीक, कमजोर। तो आप क्या करते हो आपके बिजनेस में, कॉम्पिटिटिव पोजीशन को एनालाइज करते हो आपके प्रोडक्ट्स का या एसबीयू का, एंड आइडियली आप ये भी स्पॉट करते हो कि अभी कौन सा इंडस्ट्री स्टेज चल रहा है। तो आइए फटाफट मैं आपको टेक्निकल कीवर्ड से रूबरू करा देता हूं। तो डोमिनेंट आप कब कहलाएंगे, ये कंपैरेटिवली आपका रेयर पोजीशन होता है, ऐसा समझो कि ऑलमोस्ट मोनोपोली है। एग्जांपल एप्पल आईफोन। एप्पल आईफोन ऑलमोस्ट एक रेयर पोजीशन है, उसको कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ये रीजन क्या है डोमिनेंट का, कि क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी, जैसे एप्पल के पास आईओएस, आप स्ट्रॉन्ग हो मार्केट में, मतलब क्या, जैसे सैमसंग हो गया। तो अगर मैं बात करता हूं तो आईफोन के रेंजेस तब अच्छे जब वो 1 लाख के ऊपर है। पर अगर मैं बात करता हूं इंडियन मार्केट की, तो 1 लाख के नीचे कोई क्लियर कट स्टैंड आउट हो रहा है तो वो सैमसंग है। सैमसंग आप सारे रेंजेस में देख सकते हो, पर इफेक्टिवली 30,000 के ऊपर से लेके 1 लाख तक सैमसंग ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। तो ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं, इनके पास कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है एंड ये अपने कंपटीशन से डरते नहीं है। पर ये मोनोपोली नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बाकी भी एंड्रॉइड है, सैमसंग भी एंड्रॉइड है, कोई ऐसा प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनके पास है नहीं। देन एक होता है आपका फेवरेबल। अभी इंडियन मार्केट में मोबाइल फोन की अगर मैं बात करता हूं, तो 30,000 के जो नीचे की रेंज है, से 10,000 से लेके 30,000 तक, वहां पे काफी सारे ब्रांड है, जैसे ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, देन और कौन सा है भाई, वन प्लस है। मोटा मोटी ये 5-6 ब्रांड है। तो आपका क्या है, इधर यहाँ पे आप फेवरेबल हो, मतलब कोई भी क्लियर कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट नहीं हो रहा है, ये इक्वली बेचे जा रहे सारे के सारे। तो इन लोगों के पास थोड़ा सा फ्रीडम होता है कि ओप्पो जब चाहे वो लॉन्च कर सकता है, वीवो जब चाहे वो लॉन्च कर सकता है, थोड़ा सा रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हालांकि आपको इंडस्ट्री के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली परफेक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऐसा सैमसंग जैसा नहीं कि आप हटके व्हाट वी से रिकॉग्नाइज हो रहे हो। जितना वीवो के लिए प्यार है लोगों में, उतना ही ओप्पो के लिए भी है। तो इंडस्ट्री काफी फ्रैगमेंटेड है, फ्रैगमेंटेड मतलब काफी सारे कॉम्पिटिटर्स इक्वल पोजीशन के हैं,
और कोई क्लियर कट कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट नहीं हो रहा है एंड आपके पास आपके प्रोडक्ट के चॉइसेस के ऊपर या डिसीजन के ऊपर थोड़ा सा रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब उसके अंडर थोड़ा आता है टीनेबल। तो अगर मैं बात करता हूं 0 to 10,000 के रेंज में, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास जो ब्रांड है बेटा वो है आईटेल, वो है फॉर एग्जांपल इन्फिनिक्स, अच्छे ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ओप्पो भी है थोड़ा थोड़ा, वीवो नहीं आता है शायद से अंडर 10,000, माइक्रोमैक्स आ जाता है। तो ये है टीनेबल। टीनेबल मतलब क्या कि अच्छे खासे बेचे जा रहे, पर मान लो और कंपटीशन आ गया, मतलब मान लो वन प्लस ने ये सेगमेंट पे फोकस किया, रियलमी ने ये सेगमेंट पे फोकस किया 0 to 10,000, तो ये अपने कंपटीशन के लिए काफी वल्नरेबल हो जाते हैं, फिर उनके लिए काफी रिस्क बढ़ जाती। हालांकि वो अभी भी इंडस्ट्री में रहना जस्टिफाई करते हैं, पर वो वल्नरेबल है कंपटीशन के लिए। एंड एक आता है वीक, जैसे 0 to 10,000 के रेंज में बेटा दो और ब्रांड है, लावा, कार्बन एंड से फॉर एग्जांपल मोटोरोला। ये देखो 0 to 10,000 के रेंज में मिल रहे हैं, पर ये अगर 8,000 का मोबाइल दे रहे, तो बाकी ब्रांड वही डिवाइस 8,500 में दे रहे बट विथ वेरी अपग्रेडेड फीचर्स। तो आइडियली ये अपने कंपटीशन में बहुत ज्यादा कच्चे हैं, पर इनके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अभी भी 0 to 10,000 में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आना बाकी है, क्योंकि इंडियन क्राउड मैक्सिमम 60% यही रेंज में फॉलो लाए करता है। ठीक है, एक मिनट, क्या हो रहा है, ये मेरा पेन क्यों बार बार लैग हो रहा है। ठीक है, तो 60% ऑफ इंडियन मार्केट 0 to 10,000 के रेंज में आता है। तो आप क्या करते हो, आपके कॉम्पिटिटिव पोजीशन को एनालाइज करते हो एंड आपके इंडस्ट्री स्टेज को भी कंसीडर करते हो। एंड इसका डायग्राम मैं आपको दिखा दूं सिर्फ, ये देखो, मान लो आप डोमिनेंट हो, तो इंडस्ट्री की कोई भी स्टेज चलने दो, आप हमेशा एक ग्रीन पोजीशन में रहते हो, मतलब फेवरेबल, क्योंकि आपके पास आईफोन है। आईफोन रिसेशन में भी उतना बिकता है, व्हाट वी से बूम में भी उतना ही बिकता है, राइट। खाली देखो यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग एक्शन प्लान है। जैसे अगर इंट्रोडक्शन है तो ये फास्टली ग्रो करेगा, वो बैरियर बनाएगा, ऑफेंसिवली एक्ट करेगा, है ना। अगर आप स्ट्रांग हो मान लो, तो आपके लिए इंडस्ट्री अगर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और मैच्योर है, तो आपके लिए एक फेवरेबल पोजीशन है। पर अगर वो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ जाएगा। पर मान लो आप फेवरेबल हो, मतलब आपके पास रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, पर कोई कॉम्पिटिटर क्लियर स्टैंड आउट नहीं हो रहा है, तो इंट्रोडक्शन के स्टेज में आपके पास मलाई मारने का चांस है। पर ग्रो करते टाइम एंड एक बार स्टेबल मार्केट होने के बाद आप थोड़ा सा कॉशन में आ जाते हो और डिक्लाइनिंग मार्केट में आपके लग जाते हैं। टेनेबल है मतलब क्या, आप वल्नरेबल हो कंपटीशन के लिए, तो वहां पे इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा फेवरेबल पोजीशन में हो, पर एक बार आपकी जब इंडस्ट्री ग्रो करती एंड जब वो मैच्योर हो जाती है तो आप कॉशन में आ जाते हो एंड ऑब्वियसली डिक्लाइन में आपको खुद को बेचना पड़ता है। आप कमजोर हो, मतलब आप खुद ही कमजोर हो। हालांकि एनवायरमेंट में काफी अपॉर्चुनिटी थ्रेड भी है, पर यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन का स्टेज है तो ठीक है, आप थोड़ा परफॉर्म कर लेंगे। पर एक बार ग्रोथ चालू हो गई, कॉम्पिटिटर्स आना बढ़ गए, एक बार इंडस्ट्री मैच्योर हो गई या फिर इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वहां से सरक जाओ। तो इसी के साथ एडीएल मैट्रिक्स जो है मेरा पूरा हो चुका है, राइट। आई होप आपको ये चीजें समझ रही है। और दो मैट्रिक्स बचे आपने, ठीक है। एडीएल मैट्रिक्स पूरा हो गया है। अभी एक है मेरे पास बीसीजी मैट्रिक्स एंड एक है मेरे पास जीई मैट्रिक्स। अब ये दोनों साइड बाय साइड पड़ेंगे। एक है मेरे पास बीसीजी मैट्रिक्स एंड एक है मेरे पास जीई मैट्रिक्स। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। ये वाई एक्सिस पे कंसीडर करता है मार्केट ग्रोथ रेट, पर ये वाई एक्सिस पे कंसीडर करता है, जीई कंसीडर करता है मार्केट अट्रैक्टिवनेस, जिसमें काफी सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसे मार्केट अट्रैक्टिवनेस में आपका मार्केट ग्रोथ रेट भी आ गया, आपका प्रॉफिट मार्जिन आपका मार्केट ग्रोथ रेट आ गया, आपकी इंडस्ट्री की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आ गई, मार्केट साइज आ गया, प्राइसिंग पॉलिसी आ गई, डिमांड वेरिएबिलिटी, सारे इकोनॉमिकल फैक्टर वो कंसीडर करता है।
एंड ये बीसीजी एक्स एक्सिस पे कंसीडर करता है मार्केट शेयर कितना है आपका, एंड एक्स एक्सिस पे जीई कंसीडर करता है कि आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी है, एंड बिजनेस के स्ट्रेंथ में मार्केट शेयर ऑटोमेटिक आ जाता है। मार्केट शेयर के अलावा मार्केट शेयर की ग्रोथ रेट भी आती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन आता है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कितनी स्ट्रांग है, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, आपके कस्टमर एक्विजिशन रेशियो कितना है, आपका मैनेजमेंट कितना कैलिबर, यानी कि जितना मुझे अभी तक समझ रहा है कंपैरिजन में, तो बीसीजी से कंपैरिजन में जीई ज्यादा ब्रॉड फैक्टर्स को कंसीडर करता है। अब यहाँ पे ये सिर्फ दो एस्पेक्ट्स लेता है, एक तो हाई या फिर लो, पर ये बोलता है कि हाई, मीडियम एंड लो, यानी कि एक तो आप काफी ज्यादा हाई हो, या फिर आप मीडियम पे हो, या फिर आप लो हो, राइट। तो अब यहाँ पे मैं पहले बीसीजी के मैट्रिक्स के साथ शुरुआत करूंगा। तो यहाँ पे वाई पे है मेरा मार्केट ग्रोथ रेट। मार्केट ग्रोथ रेट एक तो बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा लो है, मिडल का कुछ नहीं इनके पास। एंड मार्केट शेयर है बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा लो। आइए मैट्रिक्स समझते हैं इसको अच्छे से। तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरी मार्केट की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई एंड मेरा मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है, तो ये मेरे लिए स्टार प्रोडक्ट है या स्टार बिजनेस है, जहाँ पे मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा एंड मेरा खुद का शेयर भी बहुत ज्यादा। देन मार्केट ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है पर मेरा खुद का शेयर कम है, तो ये है क्वेश्चन मार्क कि भाई इस पे मैनेजमेंट का फोकस चाहिए कि इसको स्टार बनाओ, कैसे एक्सपांशन करो एंड जल्दी मार्केट शेयर बढ़ाओ, क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट अच्छा है। मार्केट ग्रोथ रेट काफी कम है एंड आपका खुद का शेयर भी बहुत ज्यादा कम है, तो ये है आपका डॉक्स, यानी कि इसको डाइवेस्ट करो जल्द से जल्द। एंड आपकी मार्केट शेयर तो अच्छी है पर मार्केट ग्रोथ रेट इतना अभी नहीं है, तो ये हो गया आपका कैश काउ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, स्टार प्रोडक्ट का मान लो जब मार्केट ग्रोथ रेट कम हो जाता है तो वो बन जाता है कैश काउ। क्वेश्चन मार्क में हो तो ये आपके ऊपर है, अगर आपने शेयर मार्केट शेयर बढ़ा दिया तो आप इसमें आ जाएंगे, किसमें, व्हाट वी से, आप आ जाएंगे स्टार में, या अगर आपका मार्केट शेयर कम रहा तो आप क्वेश्चन मार्क ही हो। पर खुदा ना खास्ता करे आपका मार्केट ग्रोथ रेट ही कम हो गया और आपका शेयर उतना बना नहीं, तो आप बन जाएंगे डॉक्स। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि एक तो स्टार भी बन सकता है या ये डॉक्स भी बन सकता है, ये टाइमिंग का गेम है। तो यही है, आइए फटाफट पढ़ते अपन इसके बारे में, बीसीजी के बारे में। तो स्टार मतलब क्या, ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो करते, इनको काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है एंड ऑब्वियसली एक्सपांशन के लिए ये बेस्ट होते हैं। कैश काउ मतलब क्या कि आपके पास हाई मार्केट शेयर है पर मार्केट की ग्रोथ ही बहुत कम है, तो आप जितना इसमें से हार्वेस्ट कर सकते हो, जितना मलाई मार सकते हो मार लो, एंड राइट टाइम पे जब आपका भी शेयर कम होने लग जाएगा तो फिर आप डॉग बन जाएंगे, आप बाहर निकल जाना। क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा इशू है, ये प्रॉब्लम चिल्ड्रंस होते हैं, आप इसको वाइल्ड कैट्स भी बोलते हो, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एक तो पैसा चाहिए रिटेन करने के लिए, बहुत ज्यादा पैसे डालेंगे तब कहीं ना कहीं चांसेस बनेंगे कि शायद स्टार हो जाए, पर अगर गलती से भी गड़बड़ हो गई तो आपका पैसा फंस जाएगा, है ना। देन डॉग्स आता है, डॉग्स में आपका कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा कम है, जैसे एप्पल आईपॉड्स, एंड मार्केट शेयर भी आपका बहुत ज्यादा कम है। तो और इनको जिंदा होने के लिए कैश तो लगता है, तो रैदर इनको लिक्विडिएट कर दो। देन आप क्या करते हो, आप क्लासिफाई करते हो आपके बिजनेसेस के प्रोडक्ट को या एसबीयू को इन स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग्स। एक सेकेंड देना, कुछ तो हुआ यहाँ पे। ओके ओके चेक। हाँ, तो आप क्या करते हो, बिल्ड किसको करेंगे, आप बिल्ड करेंगे एक तो आप स्टार को या फिर क्वेश्चन मार्क को। होल्ड आप डेफिनेटली स्टार को करेंगे क्योंकि आप नंबर वन पे हो, नंबर वन बने रहना मुश्किल है। कैश काउ में आप हार्वेस्ट करते हो, मतलब मलाई मार लो, क्योंकि ऑलरेडी अभी मार्केट ग्रोथ रेट कम हो चुकी है एंड डॉग से आपका मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है एंड आपका शेयर भी कम है, तो उससे बाहर आ जाओ। क्या बीसीजी सच में हेल्पफुल है क्या, देखो एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, थोड़ा फिक्शनल है। वो बोल रहा है कि मार्केट ग्रोथ रेट ढूंढो, पर इसको कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है।
एखादे बार आप मार्केट स्ट्रेंथ, मार्केट शेयर को आप शायद से कैलकुलेट कर सकते हो, आपका खुद का शेयर कितना है, पर ग्रोथ रेट एक्चुअल में कैलकुलेट करना है काफी फिक्शन है, तो इसलिए काफी डिफिकल्ट है, ये टाइम कंज्यूमिंग है एंड ये कॉस्टली भी है, काफी ज्यादा कॉस्टली, क्योंकि आपको आइडियली काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा सो दैट टू कैलकुलेट राइट मार्केट ग्रोथ रेट। देखो, वही मैंने बोला कि डिफिकल्ट टू एक्चुअली मेजर ग्रोथ और शेयर, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक कम है। देखो वो क्या करता है, करंट सिचुएशन को क्लासिफाई करता है एंड वो बोलते हैं कि तुमने आइडियली क्या स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए, तो वो सोल्यूशन दे रहा है, पर वो ये कंसीडर नहीं कर रहा है कि आने वाले टाइम में क्या मार्केट ग्रोथ रेट बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, तो वो थोड़ा सा लेस फ्यूचरिस्टिक है। एंड क्या हो जाएगा कि अगर आपने क्लासिफिकेशन गलत कर लिया, यानी कि मान लो मैं बोल रहा हूं जोमेटो है मेरा स्टार, पर नॉट नेसेसरी, ये तो मेरे अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड करता है, पर एक्चुअल में जोमेटो तो निकला कुत्ता और मैंने गलती से एक्सपांड कर लिया और थोड़े टाइम बाद पता चला मेरा पैसा फंस गया, क्योंकि ये लेस फ्यूचरिस्टिक भी है एंड यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी गलत जा सकता है। तो आई होप ये आपको मैट्रिक्स क्लियर है। एंड जी क्या करता है पता है क्या, जी जी सेम चीजें करता है, सिर्फ अभी क्या करता है, देखो जीई क्या करता है, अभी वाई एक्सिस पे ये पकड़ेगा मार्केट अट्रैक्टिवनेस जिसमें 10 फैक्टर्स और है, एंड एक्स एक्सिस पे कंसीडर करेगा बिजनेस स्ट्रेंथ जिसमें 10 फैक्टर और है, तो ये एक तो हाई बोलेगा, मीडियम या लो, एंड आपका मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी हाई, मीडियम या लो। 3x3 मैट्रिक्स एक बनवा देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये मीडियम। तो मान लो यहाँ पे आपका मार्केट अट्रैक्टिवनेस बिजनेस स्ट्रेंथ हाई है, तो ये ग्रीन है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस हाई है, बिजनेस स्ट्रेंथ भी आपका मीडियम है, तो ये ग्रीन है। पर अगर मान लो आपका मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा हाई है पर आपका खुद का स्ट्रेंथ लो है, तो मैनेजमेंट का फोकस लगेगा, तो ये हो जाता है येलो। मार्केट ग्रोथ या मार्केट अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, पर आपका शेयर क्या है, आपका शेयर ज्यादा है, तो ग्रीन, पर बिजनेस स्ट्रेंथ मीडियम है, तो येलो, पर आपका बिजनेस स्ट्रेंथ कम है, तो ये रेड है। येलो मतलब क्या, जैसे देखो ग्रीन मतलब क्या कि आगे बढ़ो, ट्रैफिक सिग्नल, येलो मतलब क्या कि भाई कॉशन, स्लो डाउन योर स्पीड, एंड रेड मतलब क्या कि रुक जाओ। मार्केट अट्रैक्टिवनेस लो है, आपका बिजनेस स्ट्रेंथ बहुत हाई है, तो ये कॉशन है, रुक जाओ भाई, थोड़ा सबर करो, मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा कम है, पर आपका बिजनेस स्ट्रेंथ मीडियम है, अनडाउटेडली रुक जाओ। लो है बिजनेस स्ट्रेंथ, अनडाउटेडली रुक जाओ। तो आप सिर्फ क्लासिफाई करते हो एंड अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हो। अब जीई बीसीजी से कैसे अच्छा है, मार्केट शेयर से एंड मार्केट ग्रोथ रेट के अलावा भी मैं 10 प्रैक्टिकल फैक्टर्स को कंसीडर करता हूँ एंड मैं हाई मीडियम लो में असेस करता हूँ, तो थोड़ा और रिफाइन करके चलता हूँ। तो इसी के साथ बेटा मेरा चारों मैट्रिक्स जो है कंप्लीट हो गया है। अपन ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए चारों भी मैट्रिक्स। जो था मेरा क्या था रे, फटाफट मैं आपको इसका रिवीजन दे दूं, फटाफट चारों मैट्रिक्स का। एक था मेरा एंसॉफ, ठीक है, 2x2 है, क्या क्या कंसीडर करते, प्रोडक्ट, ओके, मार्केट, क्या क्या आता है इसमें, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। देन एक आता है एडीएल, एडीएल में आप करते हो 5x4, तो 5 क्या है, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक, एंड आपका इंडस्ट्री स्टेज है एम्ब्रॉनिक, देन ग्रोथ, व्हाट वी से मैच्योर एंड एजिंग। देन आपके पास एक आता है बीसीजी, बीसीजी 2x2 है, जो स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग्स की बात करता है, राइट, एंड ये हाई लो ही कंसीडर करता है, ये मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट को कंसीडर करता है। एंड इसको बेटर बनाया जीई ने, जो 3x3 मैट्रिक्स है, जो हाई लो के साथ मीडियम भी लेके आ गया एंड मार्केट ग्रोथ के अलावा ये मार्केट अट्रैक्टिवनेस पे बात करता है एंड मार्केट शेयर के अलावा ये बिजनेस स्ट्रेंथ पे बात करता है। पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या है बीसीजी कि एक तो आप बिल्ड करेंगे, बिल्ड किसको करेंगे, आप करेंगे स्टार को या फिर आप क्वेश्चन मार्क को। देन हार्वेस्ट किसको करेंगे, मलाई किसमें से मारनी बेटा, कैश काउ।
देन उसके बाद आप डाइवेस्ट किसको करेंगे, डॉक्स को करेंगे, ठीक है, एंड प्रिजर्व किसको करेंगे, प्रिजर्व करेंगे आप स्टार को। यही था। तो आई होप आपको मजा आ रहा है गाइस, है ना। आइए अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा एक पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है एंड एक्चुअली 10 मार्क्स का चैप्टर आता है, तो इसमें आपको 5 मार्क का एक क्वेश्चन दिखने मिल सकता है एंड बाकी का 5 मार्क का क्वेश्चन ब्रॉड स्ट्रेटेजी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी या फिर जेनेरिक स्ट्रेटेजी में से दिखने मिल सकता है, जो है स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के ऊपर कोई भी डेटा नहीं, तो अभी अपने को सिर्फ 3 ही हिस्से पढ़ने। आइए मित्रों, सबसे पहले स्टेबिलिटी के साथ शुरुआत करते हैं। तो स्टेबिलिटी एक तो आप परस्यू कब करते हो, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, एंड ऐसी क्या वजह है जो आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को ऑप्ट कर रहे हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी मतलब डू नथिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती है। यहाँ पे आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, पर आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी रिसोर्सेस है ना, उसको ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हो रैदर देन नया एडिशन। तो उल्टा ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप नंबर वन बनते हो एक्सपांशन में, पर नंबर वन बने रहते हो आप स्टेबिलिटी में। तो आप ये परस्यू क्यों कर रहे हो, है ना, वाई यू परस्यू स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। समरी नोट्स में इस्तेमाल करने वाला हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप ये परस्यू कब करते हो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, एग्जाम्पल है BSNL, एग्जाम्पल है SAIL सेल। आप परस्यू कब करते हो, जब आप सेम या सिमिलर प्रोडक्ट या मार्केट या सर्विसेज में आप अभी भी सर्व कर रहे हो। आपका जो प्रोडक्ट है या आपका एसबीओ है, जैसे जोमेटो, वो अभी मैच्योर स्टेज पे, मतलब वो काफी इंडस्ट्री ग्रो करके आई है, अभी वो मैच्योर है, अभी वो डिक्लाइन नहीं करने वाली इसके आगे। आपके पास काफी अच्छा मार्केट शेयर है, पर अभी आपको उसको रिटेन करना है एंड उसको अभी प्रिजर्व करना है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कोई डू नथिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती, इनफैक्ट इट इज अ वेरी मीनिंगफुल स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्टिमम एफिशिएंसी को टारगेट कर रहे हो, आप प्रिजर्व कर रहे हो आपके मार्केट शेयर को। कभी कभी क्या होता है कि आप जब ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए जाते हो, तो आप पहले बेस एक अच्छा सा बिल्डअप कर लेते हो, मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उसको एकदम फर्म कर लेते हो, फिर आप ग्रोथ का एलिवेशन लेते हो। अभी नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम बिजनेस मार्केट, सेम बिजनेस पोस्चर, सेम टेक्नोलॉजी या सिमिलर टेक्नोलॉजी, सिमिलर मार्केट, सेम लेवल ऑफ एफर्ट विथ सम इंक्रीमेंटल। एंडिवियर क्या है कि आपको फंक्शनल एफिशिएंसी को इंक्रीमेंटल वे में इंक्रीज करते रहना है। यहाँ पे आपका कोई बिजनेस रीडिफाइन नहीं हो रहा है, कोई सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है, हालांकि आप ग्रो कर रहे हो, पर वो नोटिसेबल ग्रोथ है, एकदम हटके ग्रोथ नहीं है। ये काफी सेफ स्ट्रेटेजी जो आपके स्टेटस को मेंटेन करके रखता है, मतलब एनवायरनमेंट में अगर काफी थ्रेट भी आ गए, तो उल्टा आप स्टेबिलिटी पे हो, तो उल्टा आप एक सेफ पोजीशन में रहते हो। यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम लगती है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं लगते, लगते, पर इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता है। ये काफी रिस्की स्ट्रेटेजी नहीं बोल सकते, बहुत लेस रिस्की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एसएम एक बार पढ़ के हो गया है, तो आप दूसरी बार तीसरी बार रिवाइज क्यों कर रहे हो, ताकि उस पर और अच्छा ग्रिप बनाए। तो यही होती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, कि आपके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, आप उसको और पॉलिश कर रहे हो, तो इसमें रिस्क कंपैरेटिवली लोअर है एंड रिवॉर्ड भी कंपैरेटिवली लोअर है, आप थोड़ा इंक्रीमेंटल पे फोकस कर रहे हो। जो फर्म का मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिविटी होता है ना, उनको स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी सूट हो जाती है। अब मेजर रीजंस क्या है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के। देखो सबसे पहला, आपका एसबीओ या आपका प्रोडक्ट आपके इंडस्ट्री के मैच्योर स्टेज पे, मतलब वो एक टाइम पे काफी ग्रो करके आ चुका है, अभी वो काफी स्टिफ सा बन गया है। देखो बहुत ज्यादा एक्सपांड कोई फर्म कर लेती ना, बहुत ज्यादा एक्सपांशन कर लिया, तो वो रिसोर्सेस को आपको समेटने भी आना चाहिए, उसको ऑपरेशनल इफेक्टिव तरीके से यूज भी करते आना चाहिए। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा एक्सपांड जब करते हो, तो आप कुछ सालों तक स्टेबल होते हो। देन आपको आपके स्टेटस को मेंटेन करना होता है, मतलब आपका फर्म, आपके एम्प्लॉयज, आपका मैनेजमेंट स्टेटस को से बहुत ज्यादा अभी व्हाट वी से कंफर्ट कंफर्ट जोन में वो।
आपको अभी फिलहाल एक्सपांशन करना थ्रेटनिंग लग रहा होगा, मे बी एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होगा, आपके पास उतने फंड्स नहीं होंगे, आपके मैनेजमेंट में उतना कॉम्पिटेंस नहीं होगा, या आपका मैनेजमेंट ही ठंडा है कि उनको रिस्की चीजें ज्यादा पसंद नहीं। एंड आपका जो है एनवायरनमेंट, अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है यानी कि अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, वो रिलेटिवली स्टेबल है, मतलब वो प्रेडिक्ट हो पा रही है। तो ऐसे केस में अच्छा है ना कि जो देखो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आप तब कर पाएंगे जब आपका एनवायरनमेंट है रिलेटिवली स्टेबल, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में काफी वोलेटिलिटी है तो भाई मैं एग्जिस्टिंग चीजों को स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकता हूँ, मुझे वहां पे ट्रायल एरर लेना ही पड़ेगा। पर अभी हाँ मुझे पता है एनवायरनमेंट कंट्रोल में, तो अभी मौका है कि मैं अच्छे से व्हाट वी से चीजें मेरी समेट लूं। क्या स्टार्टअप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करेगा? देखो स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं स्पीड एंड एजिलिटी। तो स्टार्टअप क्या है, मतलब आप इनिशियल स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन में हो, तो आप तो ये चाहेंगे कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाऊं, तो इसलिए स्टार्टअप कभी भी स्टेबिलिटी पे नहीं चाहता है। स्टेबिलिटी वो स्ट्रेटेजी जो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मैच्योरिटी स्टेज पे आप तब लेते हो ना, जब आप मैच्योरिटी मैच्योरिटी के स्टेज पे हो। कहाँ पे गया, हाँ। तो देखो आप ऑलरेडी जब बहुत ग्रो करके आ रहे हो, तब आप यहाँ पे स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी सोचते हो। पर स्टार्टअप तो कहाँ पे, स्टार्टअप यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है, स्टार्टअप तो है यहाँ पे इन द इनिशियल स्टेजेस। तो इसको स्टेबिलिटी के पहले यहाँ तक पहुंचना भी पड़ेगा ना, ये जंप तो लगानी पड़ेगी। पर कुछ कुछ स्टार्टअप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को लेते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा या कंपेटेंस नहीं होता, पर बहुत ज्यादा रेयरली ये चीजें दिखती है। आइए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं फटाफट। अगर स्पीड फास्ट जा रहा है तो आपको डिटेल लेक्चर भी है, डोंट वरी, या फिर 1x में देखना, समझ तो आपको सब जाएगा। अभी अभी तो आवारगी आई है, अभी ना करो। हम तो हारे माहिया। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हो गया अपना डन, खाली अभी एक्सपांशन बचता है एंड रिट्रेंचमेंट बचता है, एंड एक्सपांशन एक काफी वास्ट एरिया है। तो आइए एक्सपांशन की तरफ बढ़ते। तो एक्सपांशन स्ट्रेटेजी में पहले एक है आपका जनरल, की जनरल चीजें आईसीआई ने क्या लिखी है, एंड एक तो है आपके टाइप्स ऑफ एक्सपांशन। तो टाइप्स ऑफ एक्सपांशन में एक आता है आपका कि आप इंटरनली एक्सपांड करते हो या फिर आप एक्सपांशन करते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। तो एक्सटर्नली कैसे करेंगे, एक तो आप मर्जर करेंगे या एक्विजिशन करेंगे, या फिर आप स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्रिएट करेंगे, दैट इज इनफॉर्मल पार्टनरशिप। एंड जब आप इंटरनली एक्सपांड करते हो तो आप एक तो इंटेंसिफिकेशन कर सकते हो, मतलब आपने ऑपरेशन को आपने और इंटेंसिफाई किया या आपने डाइवर्सिफाई किया। एंड इंटेंसिफिकेशन प्लस डाइवर्सिफिकेशन इज नथिंग बट योर एनसॉफ। जो एनसॉफ मैट्रिक्स अपन ने पढ़ा ना, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनेट्रेशन, ये तीनों एलिमेंट है इंटेंसिफिकेशन की। एंड व्हाट वी से न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट, ये है आपका डाइवर्सिफिकेशन। तो ये ऑलरेडी कवर है, डेटा एज इट इज सेम है। एंड आपके पास है अभी डाइवर्सिफिकेशन में सिर्फ टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, एक है आपका कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, देन एक आता है आपका कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, एंड बेटा एक आता है आपका इनोवेशन। ठीक है। तो अपने पास अभी फोकस करने के लिए जो यूनिक डेटा है वो डाइवर्सिफिकेशन के टाइप से, क्योंकि आपको मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक मीनिंग पता है। कॉन्सेंट्रिक में भी बेटा आपके पास से एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल में भी आपके पास से दो, एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है। कॉन्ग्लोमरेट एक अलग है, वो टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है। एंड इनोवेशन भी एक अलग चीज है, यहाँ पे आपको वो हेल्प कैसे करता है इस पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो माइंड मैप वापस समझ लेना, मैं अगर एक्सपांशन की बात करता हूं तो दो चीजों में आईसीआई ने डिवाइड किया है, एक तो जनरल चीजें कुछ लिखी है, जैसे एक्सपांशन का मीनिंग क्या होता है, मेजर रीजंस फॉर परसुइंग एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है।
एंड ये इसके साथ इन्होंने टाइप्स ऑफ एक्सपांशन भी दे रखा है। तो एक होता है आपका इंटरनल एक्सपांशन, एक होता है आपका एक्सटर्नल एक्सपांशन। इंटरनल एक्सपांशन आप कर सकते हो इंटेंसिफिकेशन से, यानी कि आपने मार्केट डेवलपमेंट किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, मार्केट पेनिट्रेशन किया, या फिर आपने आपके ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई किया। तो डाइवर्सिफिकेशन में एक होता है कॉन्सेंट्रिक, एक होता है कॉन्ग्लोमरेट, एक होता है इनोवेशन। कॉन्ग्लोमरेट मतलब टोटली अनरिलेटेड, कॉन्सेंट्रिक मतलब रिलेटेड। तो इसमें एक होता है वर्टिकल एंड एक होता है हॉरिजॉन्टल। एंड वर्टिकल में भी आपका आता है फॉरवर्ड, एक आता है आपका बैकवर्ड। एंड एक होता है आपका एक्सटर्नल एक्सपांशन, जो आप कर सकते हो मर्जर एंड एक्विजिशन से। तो मैं नीचे ले रहा हूं, ये देखो एक्सटर्नल एक्सपांशन के दो बच्चे हैं मेरे पास। एक तो मेरे पास से मर्जर एंड एक्विजिशन, एंड एक है मेरे पास स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो देर आर टाइप्स ऑफ मर्जर अगेन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मर्जर। तो मर्जर एंड डाइवर्सिफिकेशन में क्या डिफरेंस है कि मर्जर में आप कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लब हो रहे हो। तो इसमें एक आता है आपका कोजेनेरिक, एक आता है आपका वर्टिकल मर्जर डायरेक्टली, वर्टिकल में आता है फॉरवर्ड बैकवर्ड। देन एक आता है आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर, एंड एक आता है बेटा आपका कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। देन स्ट्रैटेजिक अलायंस में सिंपल है कि इसके एडवांटेजेस क्या है एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, या रिस्क क्या है स्ट्रैटेजिक अलायंस के। अभी देखो अपन इसको अच्छे से मैप करते हैं। अभी आपको पता है कि एक्सपांशन में आपको पहले चीजें क्या पढ़नी है। तो पहले हम जेनेरिक चीजें पे जाएंगे। जेनेरिक चीजें में इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। मेरे पास दो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एक तो मेजर रीजंस क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। आइए बात करते हैं एक्सपांशन के मीनिंग की। तो आप इसमें क्या करते हो, आपके बिजनेस को रिडिफाइन कर रहे हो, मतलब आप सब्सटैंशियली स्कोप को चेंज कर रहे हो। आप इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, सब्सटैंशियल इन्वेस्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, आपके गोल्स एंड डायरेक्शन को सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म करेंगे। आप नए मार्केट में जाएंगे, नए प्रोडक्ट में जाएंगे, नए टेक्नोलॉजी में जाएंगे, नया R&D, नया स्टाफ, नया मैनेजमेंट, एंड काफी ज्यादा रिस्की ये होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो इसमें हम बिजनेस को रिडिफाइन करते हैं। ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के पूरा ऑपोजिट होता है। आपका रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है क्योंकि रिस्क भी बहुत ज्यादा है। जिस फर्म की मैमोथ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है वो एक्सपांशन को परस्यू करते हैं। आप इसमें ऑलमोस्ट आपके फर्म को पूरा रिन्यू ही कर रहे हो, एंड ये बहुत ज्यादा एक वर्साटाइल स्ट्रेटेजी मानी जाती है। मेजर रीजन क्या है, एनवायरमेंट की अभी डिमांड है कि आपने एक्सपांड करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो इट में बिकम इम्पेरेटिव। देन उसके बाद आपका जो मैनेजमेंट है ना, वो ऐसे सोचता है कि नहीं यार हमको ऐसा ठंडा रह के मजा नहीं आता है, और पैसा चाहिए और मजा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। आप आपके कॉम्पिटिटर पे ज्यादा से ज्यादा कमांड लेके आना चाहते हो, तो आप जितना ज्यादा एक्सपांड करेंगे उतना आप स्ट्रांग बनेंगे। एंड मान लो आपने एक्सपांशन किया, एंड मान लो मैं जियो हूं एंड मैंने नेटफ्लिक्स को अक्वायर किया। तो नेटफ्लिक्स तो 1988 से धंधा चला रहा है, तो उनके पास इतने 25 सालों का एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास आ जाएगा। तो मुझे स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी उसका एडवांटेज मिल जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या, एक्सपीरियंस का मतलब क्या, कि जितना ज्यादा टाइम आप एक इंडस्ट्री में स्पेंड करते हो उतना ज्यादा आप एक्सपीरियंस को गेन करते हो, एंड उतना ज्यादा फिर आप ऑपरेशनली ऑप्टिमम तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। तो यही आपके मेजर रीजंस। थोड़ा यार पानी पी लेता हूँ मैं। कितना टाइम हो गया? ओके, 50 मिनट्स में अपन काफी हद तक कवर कर चुके। वी आर ऑन वेरी गुड स्पीड। ओके, तो दोस्तों अपना एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया एक्सपांशन में, दैट इज जनरल चीजें, मीनिंग समझा दिया कि क्या इसमें रीडेफिनेशन होता है वगैरह वगैरह। हाईली वर्साटाइल है। मेजर रीजन क्या है, मेजर रीजन पे थोड़ा फोकस करना, इंपेरेटिव है मतलब एनवायरमेंट ही डिमांड कर रहा है, आपके मैनेजमेंट को चुल मची हुई है, ये व्हाट वी से। देन
आप कॉम्पिटिटर पे ग्रेटर कमांड चाहते हो। देन उसके बाद एक और पॉइंट क्या था कि आप एक्सपीरियंस कर्व का या ऑपरेशन स्किल का एडवांटेज लेना चाहते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रिवॉर्ड ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा, हाई वर्साटाइल है, रीडेफिनेशन है, आपका ऑब्जेक्टिव मैमोथ ग्रोथ है, सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट है, सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी आप चलिए टाइप्स ऑफ एक्सपांशन की बात करते, तो मैं सबसे पहले इंटरनल एक्सपांशन की बात करता हूं। तो मेरे पास था एक इंटेंसिफिकेशन एंड एक डाइवर्सिफिकेशन। तो इंटरनल में इंटेंसिफिकेशन में करता हूं मार्केट पेनेट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, है ना। एंड डाइवर्सिफिकेशन में मैं करता हूं व्हाट वी से न्यू मार्केट में नया प्रोडक्ट। पर इसमें टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कौन से, एक है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में आपका आता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एक आता है आपका कॉन्ग्लोमरेट एंड एक आता है आपका इनोवेशन। तो आइए बात करते फटाफट। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब क्या, ये हाईली कॉमन एक्सपांशन स्ट्रेटेजी है जो आप करंट प्रोडक्ट या करंट सर्विसेज को एग्जिस्टिंग मार्केट में और कैसे बेच पाएंगे ये सोचते हो, एंड आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एग्जिस्टिंग मार्केट को सेल करते हो। मार्केट डेवलपमेंट मतलब क्या कि मैं मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में लेके जाता हूँ बाय एडिंग वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट चेंज करना पड़ता है, यूएसए के क्राउड को कैटर करना है, तो एडवर्टाइजमेंट भी अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। मराठी एडवर्टाइजमेंट में यूएसए में नहीं चला सकता हूँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या कि एग्जिस्टिंग मार्केट में मैं नए प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ सो दैट मैं नए कस्टमर्स को अक्वायर कर पाऊं जो पहले मेरे से अनअटेंडेड रह रहे थे। डाइवर्सिफिकेशन में कॉन्ग्लोमरेट है, कॉन्सेंट्रिक है एंड इनोवेशन है। तो आइए ना पहले अपन डाइवर्सिफिकेशन के बारे में देखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, आप नए प्रोडक्ट या नए प्रोडक्ट लाइन में एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे आपको पूरे एग्जिस्टिंग के कंपैरिजन में सब्सटैंशियली डिफरेंट स्किल या डिफरेंट यूनिक स्किल्स लगेंगे। करंट के सिचुएशन से एक तो बहुत ही माइनर सा रिलेवेंस है या बिल्कुल ही हटके है, पूरा टेक्नोलॉजी अलग, मार्केट अलग, एंड आप क्या करते हो मतलब यहाँ पे एग्जिस्टिंग फैसिलिटी या कैपेसिटी को यूज करने का ट्राई करते हो डाइवर्सिफाई करके इन अ मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कॉन्ग्लोमरेट की। तो कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है कि कॉन्ग्लोमरेट में मतलब आप ऐसे जगह पे डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोट हूं एंड अब मैं जीन्स बनाने लग गया हूं, तो किधर बोट एंड किधर हेडफोन एंड किधर जीन्स, तो कोई लिंकेजेस नहीं है ये दोनों भी बिजनेसेस में, ये डिसजॉइंट है इन एवरी वे। दो आर एंड डी अलग, टेक्नोलॉजी अलग, प्लांट अलग, रॉ मटेरियल अलग, टोटली अनरिलेटेड है। कोई कॉमन धागा नहीं है, कोई भी कनेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या एकदम छोटा सा कनेक्शन एग्जिस्ट करता होगा। मे बी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शायद से एक ही हो सकता है, इसलिए आपने जीन्स बनाना चालू कर दिया। देन यहाँ पे आप मुझे पूछेंगे कि सर बोट तो हेडफोन्स बनाता है, मतलब वो ऑडियो में, क्लोथिंग में आके इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है। देखो, एक तो बैकअप प्लान हो सकता है, मतलब आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अनसर्टन है तो आपने एक बैकअप प्लान रखा। इसके वजह से क्या होगा, इट विल क्रिएट एक्सेस टू न्यू पूल ऑफ कस्टमर। अभी जो कपड़े खरीदते हैं वो भी बोट के पास आएंगे। देखो, एक्सपांडिंग कस्टमर बेस बढ़ जाएगा इनका, नए मार्केट में एंट्री मिल जाएगी, ये अपने प्रोडक्ट क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर बोट जींस में मिल रहा है तो ये कुछ ऑफर भी ला सकते हैं कि अगर 59,999 की जींस ली तो आपको 1999 वाला हेडफोन फ्री, क्रॉस सेल कर सकते हैं ना। सो क्या हो गया, ये स्ट्रैटेजी से हेडफोन मार्केट में उतारेंगे एंड फिर ऑटोमेटिकली ऑडियो इंडस्ट्री में भी तुमने कस्टमर खींच लिए। इजीएस्ट मैनेजमेंट ऑफ लॉसेस इन बिजनेस मतलब क्या, अगर मान लो करंट हेडफोन ऑडियो में मुझे बहुत लॉसेस हो रहा है एंड मैंने देखा कि क्लोथिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है, तो ये सेट ऑफ हो जाएगा बेसिकली, या के लॉस या के प्रॉफिट सेट ऑफ। आइए अब बात करते हैं अपन कॉन्सेंट्रिक की। तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, नोट A2 है यहाँ पे मेरा वन नोट में। तो A2 है यहाँ पे, मैंने बहुत प्रॉपर सिस्टमैटिक नोट्स बनाई है। आपको भी जब कभी भी नोट्स बनानी होती है तो आपको पहले चार्ट बनाना है एंड वहां पे फिर सिर्फ रेफरेंस देना है। जैसे मैंने कॉन्ग्लोमरेट को A1 लिखा, तो नोट A1 उसका पूरा डिटेल,
जैसे कॉन्सेंट्रिक में सिर्फ A2 लिखा, उसका आगे चार्ट बनाया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फिर अभी नोट A2 तुरंत समझ जाता है। तो देखो, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या कि आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हो। जैसे बोट हेडफोन्स बनाता था, अभी मान लो बोट बना रहा है फॉर एग्जाम्पल TWS। तो ये एग्जिस्टिंग मन से टेक्नोलॉजी से लिंक्ड होता है, क्योंकि दोनों में ऑडियो का काम चल रहा है। ये स्पिन ऑफ होता है, नया प्रोडक्ट है स्पिन ऑफ। हालांकि प्लांट एंड मशीनरी हेडफोन के लिए अलग एंड व्हाट वी से हेडफोन के लिए अलग एंड इसके लिए अलग, TWS के लिए अलग, पर एक पैटर्न तो इनका कुछ तो कॉमन ही होगा। स्पिन ऑफ ये वर्ड क्यों यूज किया है, अगर क्रिकेट देखते हो, अगर बॉलर ऐसे सीधा बॉल फेंकता है, बाउंस करने के बाद वो ऐसे टर्न हो जाता है, तो यही हो गया स्पिन ऑफ। कनेक्टेड इन अ लूप लाइक मैनर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, एंड इससे साइनर्जी के बेनिफिट आपको मिलते हैं। साइनर्जी मतलब क्या कि मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी डाला है जो मुझे हेडफोन प्रोड्यूस करके दे रहा है, अब उसको ही मैं थोड़ा और सब्सटेंशियली डाइवर्ट करके एयर चिप्स बनाऊं या TWS बनाऊं, तो मुझे उसका इफेक्ट पूरा आ रहा है। यहाँ पे मुझे 100% कॉस्ट नहीं लग रही है, 40% कॉस्ट ऑलरेडी मेरी एब्जॉर्ब्ड है। अभी मेरे पास है एक तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अब मैं आपको इसका एक इजी एग्जांपल देता हूं कि आपको पूरा समझ जाएगा। देखो, आपका एक प्रोडक्ट प्रोसेस चेन होता है, प्रोडक्ट प्रोसेस चेन। मान लो अपन एक बोट इंडस्ट्रीज की ही बात करते हैं। अभी अभी तो आवारगी आई। मान लो आपको कोई हेडफोन बनाना है, तो आपको लगेगा रॉ मटेरियल, से फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, से फॉर एग्जांपल स्पीकर, से फॉर एग्जांपल बैटरी, से फॉर एग्जांपल चिपसेट। देन आप इसको करेंगे प्रोसेस इन योर प्लांट एंड मशीनरी, देन आपका निकल जाएगा फाइनल आउटपुट, दैट इज फिनिश गुड्स, जो होगा आपका बोट हेडफोन। ठीक है बेटा। अब बोट हेडफोन को आप सेल करेंगे किस पे, अमेजोन पे, एंड फिर आप देंगे सेल सर्विसेज, जैसे वारंटी, गारंटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये देता है वन असिस्ट, एक ब्रांड है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आज के डेट पे बोट क्या करता है, रॉ मटेरियल को परचेस करता है, प्रोसेस वो खुद करता है, एंड उसका फिनिश्ड गुड भी बनता है, एंड वो सेल करता है अमेजोन से। पर मान लो अभी बोट ने क्या किया, खुद का एक कंपनी खोल लिया जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्लास्टिक को व्हाट वी से क्रिएट कर रहा है। तो बोट अपने सप्लाई चेन में बैकवर्ड आ गया, जिसके वजह से इसने इफेक्टिव सप्लाई को क्रिएट किया है। तो ये होता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक क्यों, क्योंकि ये अभी भी सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेन में। ये हो गया वर्टिकल, पर अभी ये जा रहा है आपके इफेक्टिव सप्लाई के क्रिएशन में, तो ये हो गया बैकवर्ड। पर मान लो यही बोट ने लाई अपनी खुद की वेबसाइट सेल्स करने के लिए, बोट वेबसाइट, और अमेजोन से सेल नहीं कर रहा है, खुद के वेबसाइट से कर रहा है, क्योंकि अमेजोन को भी मान लो एक हेडफोन पे 10% कमीशन देना पड़ता होगा। तो खुद के वेबसाइट से जब मैंने सेल किया, तो मैं फॉरवर्ड चला गया। फॉरवर्ड मतलब क्या, मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के धंधे में चला गया, सो दैट मैं अपने प्रोडक्ट खुद ही सेल कर पाऊं। तो यही होता है आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या, आप वैल्यू चेन में आगे बढ़ रहे हो एंड आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के धंधे में घुस रहे हो। बैकवर्ड मतलब क्या, आप इफेक्टिव सप्लाई का क्रिएट कर रहे हो, मतलब इनपुट प्रोवाइडर के बिजनेस में घुस रहे। ये मत बोलना कि रॉ मटेरियल का बिजनेस में जा रहा हूं मैं, ये बोलना कि मैं इनपुट प्रोवाइडर्स के बिजनेसेस में एंटर कर रहा हूं। टेक्निकल कीवर्ड। एंड आपका इससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। अभी आपको कंपैरेटिवली रॉ मटेरियल जो पहले 20 रुपए का मिलता था, अभी वो 12 रुपए में मिलेगा। एंड ऑब्वियसली पहले जहाँ पे रॉ मटेरियल आपको मान लो एक टाइम पे सिर्फ 1 लाख किलो मिलता था, अभी आप जितना चाहे उतना ले सकते हो, मतलब आप आपके सप्लाई को भी बढ़ा सकते
ये बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन की। आप इसमें क्या करते हो, आप सिमिलर बिजनेस को अक्वायर करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बोट है, तो बोट का कॉम्पिटिटर कौन है रे, जेबीएल है, ठीक है। एक्चुअली आईसीआई ने डेटा ऐसा ही लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि वो मर्जर की जैसे साउंड हो रहा है थोड़ा, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ। ये देखो, आपको टैली करवाना चाहता हूँ मैं। ये देखो, थ्रू एक्विजिशन ऑफ वन और मोर सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग चेन। एक्चुअली ये आपका मर्जर है, पर इन्होंने अभी यहाँ पे भी घुसेड़ दिया है। आप किसी को अक्वायर कर रहे हो, वो तो एक्सटर्नल एक्सपांशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे समझो कि बोट ने जेबीएल को अक्वायर कर लिया। मैं भी हेडफोन, तू भी हेडफोन, दोनों बेचेंगे हेडफोन हेडफोन। या फिर मान लो आपने क्या किया, आपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट से इंटरलिंक किया, मतलब बोट में लगती है बैटरी, और बैटरी बनाता है लाय आयन कंपनी। तो लाय आयन कंपनी को मैंने अक्वायर कर लिया, तो मेन प्रोडक्ट भी मेरा एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी मेरा। तो इसी के साथ अपना ये चीज भी हो गया। अपन पढ़ रहे इंटरनल एक्सपांशन, जिसमें इंटेंसिफिकेशन हो गया था, डाइवर्सिफिकेशन हो गया था। डाइवर्सिफिकेशन के टाइप्स में कॉन्ग्लोमरेट हो गया, कॉन्सेंट्रिक हो गया, इनोवेशंस देखते। अभी इनोवेशन से मेरा नोट ए3 कहाँ पे है, नोट ए3। इनोवेशन मतलब क्या कि आप अपग्रेडेशन कर रहे हो चीजों को, एग्जिस्टिंग चीजों को अपग्रेड कर रहे हो। मतलब बोट के हेडफोन में मैंने एआई घुसेड़ दिया, जो आपके मूड को एनालाइज करके ऑटोमेटिक सॉन्ग्स प्ले करता है। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ अलग किया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट होता है, हाउ यू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जब आप कुछ ऐसे यूनिक क्रिएट करते हो एंड वो यूनिकनेस को कस्टमर वैल्यू करता है, कस्टमर सेटिस्फाई ज्यादा होगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी मेरी बढ़ेगी। इसके फायदे क्या क्या है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। मतलब क्या, ये मुझे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होता है। ये मुझे हमेशा एक कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशन लाके देता है। आइडियली इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, पर बाद में अच्छे से मैनेज हो जाता है। अब ये इनोवेशन मतलब सिर्फ प्रोडक्ट में इनोवेशन की बात नहीं कर रहा है, मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ही इनोवेट कर दिया, अच्छे से ऑटोमेटेड कर दिया। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो रिपीटेटिव टास्क थे वो अभी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। जो ऑटो पायलट मोड पे टास्क चलते थे, वो अभी वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाएगा, है ना। लॉन्ग चेन प्रोसेस को अपन सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी एक रिपल इफेक्ट को क्रिएट कर देंगे। वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है। अगर आप एक बहुत ज्यादा इनोवेटिव फर्म हो और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बेचते हो, तो आप आपके कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहते हो। ऐसे कहा जाता है, जितना ज्यादा आप इनोवेट अच्छे से करते हो, उतना आप कॉम्पिटिटर से दूर चले जाते हो। आपके इनोवेटिव प्रोडक्ट को लेस मार्केटिंग चाहिए, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ ही काफी ज्यादा होता है। आपके कस्टमर को एडेड सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। आप ओल्ड कस्टमर तो ले ही आते हो वापस, प्लस वो ओल्ड कस्टमर न्यू वाले को भी खींच के ले आते हैं। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कि एआई लाया इन्होंने, भाई ट्राई कर एक बार, मजा आएगा। तो इसी के साथ अपना इंटरनल एक्सपांशन पूरा हो गया, एंड अभी अपन बढ़ते हैं एक्सटर्नल एक्सपांशन की तरफ। जल्दी हम 20-30 मिनट में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो एक्सटर्नल एक्सपांशन में मेरे पास है एक मर्जर एक्विजिशन, एक है मेरे पास स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब देखो मर्जर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक है जियो एंड एक है हॉटस्टार, दोनों ओटीटी है। जियो भी ओटीटी था, हॉटस्टार भी ओटीटी था, दोनों एक साथ आ गए, बन गया जियो हॉटस्टार, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये बहुत ज्यादा फॉर्मल पार्टनरशिप की तरह होता है। एक्विजिशन मतलब क्या कि जैसे जियो है, जियो बेवरेज है, जियो बेवरेज ने अक्वायर कर लिया कैंपा को। कैंपा मतलब बहुत पहले बिका करता था इंडिया में, कोका कोला आने से पहले। तो ये बन गया जियो, जियो बेवरेज। तो जब एक बड़ा शार्क छोटे शार्क को खा लेता है, तो ये होता है एक्विजिशन। कि आप एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर कंपनी हो और आपने एक फाइनेंशियल वीकर कंपनी को एब्जॉर्व कर दिया है। ये तब होता है कि रेसेशन है एंड कोई कंपनी डूब रही है, जैसे फिलहाल बाइजूस का हो रहा है।
तो एक है आपका मर्जर, एक है आपका एक्विजिशन। तो टाइप्स ऑफ मर्जर है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मर्जर। एक है आपके पास कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, एक है आपके पास कोजेनेरिक, ठीक है, एक है वर्टिकल एंड एक है हॉरिजॉन्टल। अभी एक ही एग्जांपल से मैं बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लूंगा क्योंकि चीजें पूरी रिपीटेटिव है। प्रोडक्ट प्रोसेस चेन पे मैं वापस आता हूं। देखो, रॉ मटेरियल प्रोसेस करते हो आप तो बन जाता है फिनिश गुड। फिर आप क्या करते हो, आप इसको सेल करते हो एंड देते हो आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे मैं बोट का ही एग्जांपल कंटिन्यू कर पाऊंगा एंड आपको डिफरेंशिएशन भी दूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन एंड मर्जर में डिफरेंस कहाँ पे आता है। तो मान लो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो इनको लगता था वो देती थी XYZ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। देन ये प्रोसेस बोट ही करता था, फिनिश गुड बनता था बोट हेडफोन, सेल होता था अमेजोन से एंड आफ्टर सेल सर्विसेज देता था वन असिस्ट। अब डाइवर्सिफिकेशन में क्या किया था बोट ने कि बोट ने अपनी खुद की एक इंडस्ट्री बना ली थी, पर मर्जर में वो क्या करेगा, XYZ के साथ हाथ मिला लेगा। तो वो चला गया बैकवर्ड। यहाँ पे भी इसने इफेक्टिव सप्लाई चेन को क्रिएट किया है, पर रैदर इसने इफेक्टिव सप्लाई चेन वालों को एक्वायर किया है। एंड मान लो बोट ने अमेजोन को ही अक्वायर कर लिया, उनके साथ मर्ज कर लिया, पार्टनरशिप बना ली, तो ये हो गया फॉरवर्ड मर्जर। तो आप आपके प्रोडक्ट प्रोसेस चेन में ही एक तो इफेक्टिव सप्लाई प्रोवाइडर्स को जब अक्वायर करते हो या उनके साथ पार्टनरशिप करते हो तो आप बैकवर्ड जा रहे हो, या फिर आप आपके प्रोडक्ट प्रोसेस चेन में जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनके साथ आप हाथ मिला रहे हो डायरेक्टली, रैदर देन खुद वहां पे अपनी वेबसाइट ला रहे हो, तो इसको बोलते हैं आप फॉरवर्ड मर्जर, ठीक है। तो आपका वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, देखो अभी हॉरिजॉन्टल में वही प्रॉब्लम है कि डेटा सेम मिलेगा अभी आपको। ये देखो, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन दिखाया था, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्विजिशन ऑफ वन और मोर सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज। एंड यहाँ पे मेरे पास है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी में हॉरिजॉन्टल। देखो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री। सिर्फ वो क्या बोल रहा है कि बोट हेडफोन बनाता है एंड बोल्ट भी हेडफोन बनाता है, अब ये दोनों एक साथ आ गए बोल्ट करके। इट इज अ मर्जर विद द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। क्यों करते हो, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो। ऑब्वियसली यार, तू अलग काम कर रहा है, मैं अलग काम कर रहा हूं, इसलिए इससे अच्छा है कि एक साथ आते, एक साथ कंपटीशन फोड़ते। तो अपना एक्सटर्नल एक्सपांशन में मर्जर चल रहा था। मर्जर में टाइप्स ऑफ मर्जर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया। अभी एक है कॉन्ग्लो मर्जर। कॉन्ग्लो डाइवर्सिफिकेशन क्या था कि मैं ऐसे बिजनेस में घुस रहा हूं जहां पे एग्जिस्टिंग वन से कोई भी लिंक नहीं, जैसे बोर्ड घुस गया था जीन्स के बिजनेसेस में। अभी मर्जर में क्या हो जाएगा, मर्जर में क्या हो जाएगा कि बोट ने मर्ज किया किसके साथ, फॉर एग्जांपल पेपे जीन्स के साथ। तो मैं एसेंस है में, सिर्फ वहां पे कैरेक्टर चेंज हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन में मैं खुद वो बिजनेस में घुसता हूं अपनी स्ट्रेटेजीज को लेके, एंड मर्जर में मैं डायरेक्टली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उधर का प्लेयर है, फॉर एग्जांपल पेपे जीन्स, उसको मैं अक्वायर कर लेता हूं या मर्ज कर लेता हूं। तो ये हो गया मेरा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। अब एक है मेरे पास कोजेनेरिक मर्जर। तो कोजेनेरिक मर्जर थोड़ा अलग वर्डिंग्स में, इसलिए मैं उसको अभी डिटेल में लेके जाऊंगा। तो कोजेनेरिक मर्जर की अगर मैं बात करता हूं मित्रों, कोजेनेरिक है मेरा नोट A3। तो यहाँ पे आप मर्जर कर रहे हो ऐसे लोगों के साथ जो थोड़ा आपके प्रोडक्ट प्रोसेस चेन में कहीं ना कहीं लिंक्ड है, आपके प्रोडक्ट लाइंस के एक्सपांशन में होता है। कुछ तो कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेस है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर बोट हूं तो मैं शायद से मर्ज कर लूंगा हैमर के साथ। हैमर जो एक स्पीकर एंड इलेक्ट्रिक टूथब्रश का ब्रांड है। रिलेटेड हूं मैं कहीं ना कहीं, पर इतना भी नहीं। इन सम वे में रिलेटेड हूं सिर्फ।
तो इसी के साथ अपना एक्सटर्नल एक्सपांशन में मर्जर कंप्लीट हो चुका है। अभी आइए बढ़ते स्ट्रैटेजिक अलायंस से। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस का एक बहुत फेवरेट एग्जांपल है मेरा, जो है स्टारबक्स, ठीक है, और टाटा अलायंस। मतलब क्या, आप कभी स्टारबक्स को देखेंगे रियल में इंडिया में तो वो ऐसे ही लिखे रहता है, स्टारबक्स और टाटा अलायंस, मतलब हम आए हैं टाटा के हेल्प के साथ। पर यहाँ पे ये होता है लिविंग रिलेशन के, लिविंग रिलेशनशिप जैसा। मतलब ये इतना फॉर्मलाइज्ड नहीं होता है जितना मर्जर एक्विजिशन है। यहाँ पे स्टारबक्स भी एक अलग एंटिटी होता है, टाटा भी एक अलग एंटिटी है। वो सिर्फ दोनों एक साथ आ रहे सो दैट वो बिजनेस कर सके, पर वो कभी भी सेपरेट आउट हो सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस क्या है, इसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं, इकोनॉमिकल। एस फॉर स्ट्रेटेजिक, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, राइट, एंड पी फॉर पॉलिटिकल। डिसएडवांटेज क्या है कि आपको शेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट आप शेयर करना पड़ेगा, आपके रिसोर्सेस, आपका नॉलेज आपको शेयर करना पड़ेगा, जिसमें ट्रेड सीक्रेट भी हो सकता है, तो ये रिस्क हो गई। एंड जब ये सेपरेट आउट हो जाएंगे तो कहा जाता है कि या नाउ योर एली विल बिकम एन ओपोनेंट इन द फ्यूचर, मतलब स्टारबक्स एंड टाटा है अभी फिलहाल, तो वो हो जाएगा स्टारबक्स वर्सेस टाटा, कॉम्पीट करेंगे ना, अभी दोनों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ वीकनेस पता है। आइए एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेज है पहला इकोनॉमिकल, मतलब क्या हो जाएगा कि आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। स्टारबक्स अगर इंडिया में खुद से आता तो उसको काफी ज्यादा खर्चा हो सकता था जगह अक्वायर करने में, उधर जगह बच गई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बच गया, रॉ मटेरियल ये काफी इफेक्टिव प्राइस पे अक्वायर कर रहे होगे इंडिया में, को स्पेशलाइजेशन करते आएगा टाटा कॉफी के साथ, एडिशनल वैल्यू आप क्रिएट करके दे रहे हो। देन स्ट्रेटेजिक क्या है कि रैदर देन टाटा वर्सेस स्टारबक्स हो जाए तो उससे अच्छा साथ में हाथ मिलाते हैं बिजनेस करते। वर्टिकल इंटीग्रेशन हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल टाटा कॉफी बनाता है, कॉफी मतलब कॉफी पाउडर, तो स्टारबक्स कॉफी पिलाता है, तो स्टारबक्स कॉफी रॉ मटेरियल टाटा से अक्वायर कर सकता है। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या, जो टाटा के अच्छे रिसोर्सेस है, जो स्टारबक्स के अच्छे रिसोर्सेस है, दोनों एक साथ आ गए तो वो अच्छे से कंपटीशन बीट कर सकते हैं। देन एक है मेरा ईएस हो गया, ओ ऑर्गेनाइजेशनल। देखो इंडिया में स्टारबक्स आया है, आप जब देखेंगे कि और टाटा अलायंस तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि आप रतन टाटा को बहुत इज्जत देते हो, तो आप स्टारबक्स जरूर ट्राई करेंगे। आप ये सोचेंगे कि वो इंसान ने अगर स्टारबक्स को लाया है तो कुछ तो सोचा ही समझा होगा। देखो काफी नेसेसरी स्किल्स टाटा भी स्टारबक्स से सीखेगा एंड स्टारबक्स भी टाटा से सीखेगा। वो कैपेबिलिटीज को ऑब्टेन करेगा, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को ऑब्वियसली एनहांस करेगा। आज टाटा के हेल्प के वजह से स्टारबक्स ऑल ओवर द इंडिया प्रेजेंट है। वो अपने सप्लाई चेन को बढ़ा रहा है एंड वो साइनर्जी क्रिएट कर रहा है, मतलब क्या कि जो ऑलरेडी यूजर डेटाबेस था टाटा का, अब वो स्टारबक्स में भी 30-40% आ जाता है। पॉलिटिकल मतलब क्या कि देखो अलायंस तब ज्यादा फैंसी है जब आप फॉरेन मार्केट में जा रहे हो, क्योंकि वहां के ट्रेड लॉज लोकल लॉज नहीं पता आपको, तो आपके इन्फ्लुएंस एंड आपके पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए आप कोई वहां के लोकल के साथ पार्टनरशिप करते हो एंड फिर आप आगे बढ़ते हो। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा एक्सपांशन भी खत्म हो चुका है ना। अभी अपन काफी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ अपने पास एक रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी है। ये दोस्तों बढ़ते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी की तरफ। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी मतलब मेरी स्ट्रेटेजी एग्जिट भी होती है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी एग्जिट, तो इसमें तीन है। एक है टर्न अराउंड, मतलब मुझे कुछ नेगेटिव सिग्नल्स मिल रहे तो मैं इंटरनल एफिशिएंसी को बूस्ट करने का ट्राई करूंगा पहले। वो फ्लॉप हुआ तो मुझे अनफॉर्चुनेटली वो पर्टिकुलर सेगमेंट को डाइवेस्ट करना पड़ेगा एंड ये तो लास्ट रिसोर्ट है कि पूरी फर्म ही लिक्विडिएट हो गई। तो आइए बात करते पहले टर्न अराउंड की एंड आईसीआई का वन ऑफ द फेवरेट पीके। यहाँ पे इंडिकेटर्स क्या है कि आप टर्न अराउंड आपने कब करना चाहिए, देन स्टेजेस की एग्जैक्टली आप टर्न अराउंड में करते क्या है, एंड यहाँ पे क्या है कि
क्या बोलते हैं यार उसको, टर्न अराउंड के वो एक स्पेसिफिक चीज को कुछ तो बोलते हैं, हाँ एलिमेंट्स क्या है, राइट। तो इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं टर्न अराउंड करने के। अरे एक मिनट, ये सारा सिलेक्ट हो गया। हाँ, देखो आपका जो बिजनेस है ना, वहां पे परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो आ रहे हैं, मतलब 5 सालों से 8 सालों से आपका कैश फ्लो निगेटिव ही जा रहा है, मतलब आप कैश ही नहीं जनरेट कर पा रहे हो। आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज काफी अनकॉम्पिटिटिव है, आपका मार्केट शेयर काफी हद तक डिक्लाइन कर रहा है, आपकी फिजिकल फैसिलिटीज भी डिटोरेट होती जा रही है, आपका काफी ज्यादा ओवर स्टाफिंग हो रहा है एम्प्लॉइज, आप काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट में हो। मैं आपको एक 2 मिनट ऑफ द टॉपिक लेके जाना चाहता हूँ। यूट्यूब पे एक 2D एनिमेशन वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वो एक बिजनेस रिवाइवल की स्टोरी है। रुको, जैसे मैं इसका ही देता हूँ आपको पॉपुलर एग्जांपल। रुको, आई थिंक मिल रहा नहीं यार, हटा दिया क्या उसने। यही है क्या? ठीक है, अगर मुझे मिलता है मैं वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये वो नहीं है जो मैंने देखा। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या है बेसिकली कि परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट या सर्विसेज से, मार्केट शेयर आपका बार बार डिक्लाइन हो रहा है, आपके फिजिकल फैसिलिटीज में काफी डिटोरेशन है, यानी कि सारा निगेटिव निगेटिव इंडिकेटर है, ऐसे समझ लो, मतलब पूरा व्हाट वी से अनकॉम्पिटिटिव, व्हाट वी से, यानी कि आप कंपटीशन में टिकने का कोई चांस नहीं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो एक लाइव एग्जांपल ले लो बायजूस का। ठीक है, जैसे बायजूस की सिचुएशन है करंट। अब बायजूस ने क्या करना चाहिए? बायजूस ने सबसे पहले करंट प्रॉब्लम को असेस करना चाहिए कि इतना नेगेटिव कैश फ्लो क्यों जा रहा है, हमारे प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव क्यों है। रूट कॉजेस तक बायजूस ने जाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उनको कितना डैमेज हुआ है, एंड ऐसे प्रायोरिटी पे कौन से इश्यू है जो मैंने पहले सॉल्व करने चाहिए। मैंने सिचुएशन को फिर एनालाइज करना चाहिए एंड उसके रूट कॉज तक जाना चाहिए। मैंने ये देखना चाहिए कि मैं अगर इसमें पैसा लगाऊंगा तो मेरा बिजनेस कितना सरवाइव हो सकता है। मुझे प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। मुझे मेरे कोर बिजनेस को देखना पड़ेगा और वो पार्ट रिटेन करने पड़ेंगे सबसे पहले जो एक्चुअल में मुझे अच्छे से सरवाइव करके दे। मुझे स्ट्रेंथ वीकनेस को एनालाइज करना पड़ेगा करंट कॉम्पिटिटिव पोजीशन के हिसाब से, क्या मैं डोमिनेंट हूँ, फेवरेबल हूँ, टेनेबल हूँ, वीक हूँ या क्या हूँ। एंड मुझे एक गोल्स या ऑब्जेक्टिव के साथ एक प्लान को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब वो मुझे प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं अपने ब्लीडिंग को रोक सकूं। मुझे एचआर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फाइनेंसेस लाने पड़ेंगे, मार्केट्स, ऑपरेशनल एक्शंस, वर्किंग कैपिटल को मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा, डेट को पहले मुझे क्विक पे ऑफ करना पड़ेगा सो दैट मेरा क्रेडिटेबिलिटी बढ़े, एंड जितना जल्दी हो सके मैंने पॉजिटिव कैश फ्लो बनाने का ट्राई करना चाहिए।
फिर आप क्या करेंगे, आपके बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल बायजूस क्या करेगा, कैश फोरकास्ट बनाएगा, अपने एसेट लायबिलिटी को इवेल्युएट करेगा, एसेट बेचेगा ताकि शॉर्ट टर्म कैश जनरेट हो एंड वो इन्वेस्टमेंट कर सके। केपीआई प्रॉफिट्स इनको रिव्यू करना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट मार्केट मिक्स चेंज करना पड़ेगा, मॉरल बिल्ड करना पड़ेगा अच्छे एनवायरनमेंट में कि हाँ हम आपको सैलरी देंगे, आप हमसे काम करो वगैरह, पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल बेसिकली, एंड ऑब्वियसली रिवॉर्ड एंड कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा। कब कहा जाएगा कि आपके लिए टर्न अराउंड वर्क कर लिया, तो आप फिफ्थ स्टेप में नॉर्मल पे रिटर्न आ जाते हो, मतलब आप प्रॉफिटेबिलिटी बन जाते हो, आरओआई आपका अच्छा इंप्रूव हो जाता है, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपका मार्केट शेयर अच्छे से बढ़ गया अभी। तो ये है आपका एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। क्या क्या है, 5 स्टेजेस है। सबसे पहले करंट प्रॉब्लम को असेस करेंगे, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, देन हम क्या करेंगे, एक प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेंगे एंड हम नॉर्मल में रिटर्न हो जाएंगे। एलिमेंट्स क्या क्या है कि आप यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को चेंज करते हो, मतलब अभी बायजूस में टॉप मैनेजमेंट चेंज कर देंगे, इनिशियल क्रेडिटेबिलिटी इनकी कैसे बढ़ेगी हम ये देखेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को हम न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करेंगे, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो क्विक पे ऑफ हो सकती है, कॉस्ट रिडक्शन करने का ट्राई करेंगे, रेवेन्यू आसानी से जनरेट करने का ट्राई करेंगे, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेंगे एंड हम एसेट लिक्विडिएट करेंगे सो दैट हमारे बिजनेस में शॉर्ट टर्म में कैश आ सके। तो यही था आपका टर्न अराउंड। अब आइए बढ़ते बेटा डाइवेस्टमेंट की तरफ। तो डाइवेस्टमेंट मतलब क्या कि आप कर रहे हो सेल या लिक्विडिएशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस, या फिर आप क्या कर रहे हो कि जो फॉर एग्जांपल आप मान लो रिलायंस है एंड रिलायंस फैशन है, तो रिलायंस फैशन पहले सब में था, अभी उसने 90% ऑफ ऑपरेशन सीज करके सिर्फ एक फोकस कर रहा है, दैट इज जीन्स। तो आप सब्सटेंशियली ऑपरेशन को जब रिड्यूस कर देते हो तो इसको आप बोलते हो डाइवेस्टमेंट में, एंड ये आपका रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान होता है। तो डाइवेस्टमेंट के रीजंस क्या है कि जो भी आपने एक्विजिशन किया रहेगा, जैसे बोट ने पेपे को अक्वायर किया तो वो मिसमैच साबित हुआ, जिसकी वजह से परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो आ रहे हैं, कंपटीशन से आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इतना ज्यादा है कि आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास सरल सरल बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आप कुछ एक्टिविटीज को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर देते हो या वो पर्टिकुलर एसबीयू को ही बंद कर देते हो, एंड आप क्या करते हो कि अगर ठीक है आप रोते नहीं हो, आपने अगर बंद कर दिया रिलायंस फैशन, तो आप कुछ उसके अलावा वही पैसे सेव करके कुछ और लेके आ सकते हो। अब मेजर रीजंस क्या है डाइवेस्टमेंट या टर्न अराउंड के, वही लगातार लॉसेस हो रहा है, आप कंपटीशन को फोर्स नहीं कर पा रहे हो, फेस नहीं कर पा रहे हो, एक्विजिशन ही आपका मिक्स मैच हो गया है, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो है, कंपटीशन बहुत सीवियर है, आप उतने कैपेबल नहीं हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इतना है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, या फिर आपके पास बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर हो गया पूरा रिवाइज इन वन शॉट। जो मेरा टारगेट था 1.5 घंटे में वो पूरा हो गया है। तो 8 मिनट बाकी अपन इस चैप्टर का पूरा अच्छे से एक चार्ट बना के इसको समेट लेते। तो अगर मैं स्ट्रैटेजिक चॉइसेस की बात करता हूँ, इसका मतलब मैं चैप्टर में सिलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजी करने वाला हूँ। मेरे पास एक होती ग्रैंड स्ट्रैटेजी एंड एक हिस्सा है मेरे पास पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल का। ग्रैंड स्ट्रैटेजी को मैं डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, इसको मैं ब्रॉड स्ट्रैटेजी बोलता हूँ या जेनरिक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल में एक है मेरे पास एनसॉफ, एक है मेरे पास एडीएल, एक है मेरे पास जीई, एक है मेरे पास बीसीजी। काफी बार रिपीट कर रहा हूं मैं, पर आपको ऐसे लगेगा कि मेरा पूरा हो गया है। एंसॉफ 2x2 मैट्रिक्स है जो प्रोडक्ट एंड मार्केट को एनालाइज करता है। इसमें स्ट्रैटेजी है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसको ही मैं बोलता हूँ इंटेंसिफिकेशन, है ना, एंड एक है मेरा डाइवर्सिफिकेशन। तो इंटेंसिफिकेशन प्लस डाइवर्सिफिकेशन इज नथिंग बट माय इंटरनल एक्सपांशन। एंड टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास एक है कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक में भी मेरे पास है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में फॉरवर्ड बैकवर्ड। एक है मेरे पास कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, एक है मेरे पास इनोवेशन। तो इनोवेशन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करके देता है। देन एक है बेटा एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल मैट्रिक्स एक 5x4 मैट्रिक्स है जो कंसीडर करता है मेरे कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इन डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक, एंड इंडस्ट्री के स्टेज को जैसे एम्ब्रॉनिक ग्रोथ,
मैच्योर एंड एजिंग। देन ए के मेरे पास बीसीजी मैट्रिक्स जो 2x2 मैट्रिक्स है, जो स्टार, क्वेश्चन मार्क, डॉग्स या कैश काउ में क्लासिफाई करता है। एंड ए के जीई मैट्रिक्स जो रेदर देन मार्केट ग्रोथ को कंसीडर करते हुए मार्केट अट्रैक्टिवनेस लेता है, जिसमें मार्केट ग्रोथ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड बिजनेस स्ट्रेंथ कंसीडर करता है रेदर देन मार्केट शेयर, जिसमें मार्केट शेयर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देन उसके बाद बेटा एक आता है आपके ग्रैंड स्ट्रेटेजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, जिसमें आपकी 4 मेजर स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। मतलब क्या कि जब आप एक ही इंडस्ट्री में अलग अलग स्ट्रेटेजी कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, वो होती है आपकी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी में सबसे पहले वो परस्यू कब होती है, ठीक है, मेजर रीजंस क्या है इसके, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट या सिमिलर प्रोडक्ट सिमिलर मार्केट, आपका मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है। मेजर रीजंस क्या है कि आप स्टेटस को से कंफर्टेबल हो, एनवायरमेंट काफी थ्रेटनिंग है, रिलेटिवली आपका स्टेबल एनवायरमेंट है। देन आपके मैनेजमेंट में लोग ऐसे हैं, उनको ज्यादा रिस्क नहीं पसंद, या फिर आपको स्टेबलाइज करना है काफी ज्यादा एक्सपांशन के बाद। परस्यू आप तब करते हो जब आप सिमिलर प्रोडक्ट सिमिलर मार्केट में सर्व कर रहे हो, जब आप स्टेटस को से कंफर्टेबल हो, आप सेम लेवल ऑफ एफर्ट मेंटेन कर रहे हो, आपका फोकस है कि आपको इंक्रीमेंटल वे में फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है। एक्सपांशन में अब मेरे पास से जनरल चीजें कि इसके मेजर रीजंस क्या है कि अभी एनवायरनमेंट की डिमांड है कि तुमने एक्सपांड करना चाहिए, मेरे मैनेजमेंट को लगता है कि हमको और ज्यादा ग्रो करना चाहिए। देन एनवायरनमेंट है रिलेटिवली अनस्टेबल, तो मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। एंड मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना है सो दैट मैं कॉम्पिटिटर को अक्वायर कर पाऊँ, या फिर उनसे कम्पीट कर पाऊँ, या मुझे एक्सपीरियंस कर्व का एडवांटेज चाहिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मैं बिजनेस को रीडिफाइन करता हूँ, रिवॉर्ड ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा, मैमोथ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव हो सकता है मेरा, एक हाईली वर्सटाइल स्ट्रेटेजी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या स्टार्टअप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को लेगा? नो, द आंसर इज नो। क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एक मीनिंगफुल स्ट्रेटेजी है? द आंसर इज यस। क्या ये डू नथिंग स्ट्रेटेजी? द आंसर इज नो। उल्टा नंबर वन कोई भी बन जाता है, नंबर वन बने रहना मुश्किल होता है। वन ऑफ द रीजन कि आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मैच्योरिटी स्टेज पे हो, इसलिए आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो। अब एक्सपांशन में अगर मैं टाइप्स ऑफ एक्सपांशन की बात करता हूँ, तो एक्सटर्नल एक्सपांशन की बात करता हूँ, क्योंकि इंटरनल एक्सपांशन कवर करा दिया मैंने थोड़ी देर पहले। तो एक्सटर्नल एक्सपांशन में कर सकता हूँ मर्जर एक्विजिशन या स्ट्रेटेजिक अलायंस से। तो टाइप ऑफ मर्जर की मैं अगर बात करता हूँ, तो एक है मेरे पास कोजेनेरिक मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, एक है मेरे पास वर्टिकल, एक है मेरे पास हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब मैं प्रोडक्ट प्रोसेस चेन में जब फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड जा रहा हूँ तो बैकवर्ड। हॉरिजॉन्टल में मतलब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज कर रहा हूँ। कॉन्ग्लोमरेट में मैं अनरिलेटेड मर्जर कर रहा हूँ, जैसे बोट ने मर्जर किया पेपेजिन्स के साथ। एंड कोजेनेरिक मर्जर में कहीं ना कहीं ये एक साथ लिंक्ड है। देन एक है स्ट्रेटेजिक अलायंस, जैसे टाटा और स्टारबक्स। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? इसॉप इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल। एंड डिसएडवांटेज यार इसका है कि आपको प्रॉफिट, नॉलेज, रिसोर्सेस, ट्रेड सीक्रेट शेयर करना पड़ेगा। एंड जब आप इससे बाहर आ जाएंगे अलायंस से, तो जिसके साथ पार्टनरशिप में थे उसको ही आप काफी कम्पीट करने लग जाएंगे। देन आपके पास एक है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी में मेरे पास से टर्न अराउंड में पहले इंटरनल एफिशिएंसी को बूस्ट करूंगा। तो इसके कुछ इंडिकेटर्स है, इसके इसके कुछ एलिमेंट्स है, एंड इसका एक है एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान क्या है? फटाफट स्क्रिबल करते। सबसे पहले असेस करना पड़ेगा मुझे करंट सिचुएशन का, सिचुएशन को एनालाइज करके एक प्लान डेवलप करना पड़ेगा। उस प्लान को मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देन मुझे करना पड़ेगा व्हाट वी से, मेरे बिजनेस को रीस्ट्रक्चर। एंड व्हाट वी से मैंने करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, आई विल बी रिटर्न टू नॉर्मल। देन एक है बेटा मेरे पास डाइवेस्टमेंट, ठीक है, एंड एक है मेरे पास लिक्विडिएशन। तो लिक्विडिएशन के ऊपर कोई डेटा नहीं है। डाइवेस्टमेंट मतलब मैं सब्सटेंशियल पोर्शन को ही रिड्यूस कर रहा हूँ, या एक पर्टिकुलर एसबीयू को ही कंप्लीट ऑफ कर रहा हूँ। ये मेरा रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट होता है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपने एंजॉय किया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।